देखिए बच्चों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने एक पार्ट इसका कर लिया था। अब आगे इसके देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4। तो आपको प्रश्नावली कौन सी है? 1.1 का हम प्रश्न क्रमांक 4 करने जा रहे हैं। तो आपको दिया है, क्या दिया है? एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। अब एलसीएम हमें इसका क्या करना है? निकालना है। तो हमें दिया गया होगा, तो लिखो हल दिया है। क्या दिया है? एचसीएफ 306 और 657 का कितना है? 9। अब इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 306 और 657 का। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अब आप देखिए इसके बाद, तो एलसीएम में क्या करना है? निकालना है। एचसीएफ कितना दे रहा है हमको? 9 दे रहा है। दो संख्याएं कौन सी हैं आपके पास? 306 गुणा 657। अब इधर देखिए आप, ये गुणा में है 9, तो कहाँ जाएगा ये? तो ये कहाँ जाएगा आपका? बटे में। अब इसको आप काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 7 63, 2 बचेगा, 9 3 27। अब इन दोनों का आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एलसीएम बराबर 306 गुणा 73। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 2 2 2 2 3 3 8। तो ये हमें एलसीएम इसका निकालना था, तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अगला। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 करने जा रहे हैं, जो आपके आ सकता है। ऐसा ही एक प्रश्न उदाहरण नंबर 1 में दिया है, जो 4 अंक का। तो दोनों ही सेम है, बस अंतर थोड़ा सा ही है। तो देखो अभी हम बताते हैं। हमें दे रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक, क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बेटा 0 पे कौन सी संख्याएं समाप्त होती हैं? जिनमें 2 और 5 के गुणनखंड बनते। अब आप देख रहे हैं जैसे 30। तो 30 में कितने के गुणनखंड बन रहे हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें क्या आ गया? 5 आ गया। यदि 6 में 2 3 के गुणनखंड बनेंगे, अगर 5 और होता तो ये किस पे समाप्त होती? 0 पर समाप्त होती ये संख्या। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे आपने लिया 50, तो 50 किस पे समाप्त हो रहा है? 0 पर। अब आप इसमें देखेंगे 2 के, 5 के और 5 के, यानी 2 और 5 के अगर गुणनखंड किसी भी संख्या में बन रहे हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। देखिए, तो इसके लिए हमें थोड़ा भाषा लिखनी पड़ेगी। यदि किसी n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 5 से। अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, जो कि यह संभव नहीं है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, जब उसमें 2 और 5 के गुणनखंड बने। अब देखो 6 के अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 गुणा 3। तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। अगर इसमें कितने का गुणनखंड और होता? 5 का, तो ये संख्या किस पे समाप्त होती? 0 पर समाप्त होती। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n, 4n या 6n, यहाँ पे कितना होगा? 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ऐसे ही बेटा आपको 4n वाला करना है। 4n वाले में क्या है? तो जहां पे आपको 6n लिखा वहां क्या लिखना है? 4n। ठीक है, कितना लिखना है? 4n। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4n, बस सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 6n के गुणनखंड क्या बन रहे हैं? तो 4n के क्या बनेंगे? तो 2 गुणा 2, ये इसके गुणनखंड बनेंगे। अगर इसमें भी 5 का गुणनखंड होता तो यह संख्या किससे? 0 पर समाप्त होती। तो यह संख्या किस पे समाप्त होती? 0 पर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या है नहीं है जिसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो 4n वाला आपका उदाहरण नंबर 1 है, आप देख सकते हैं उसको आराम से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, अब आपको प्रश्न क्रमांक 6 दे रहा है 1.1 का। तो हमें क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो बेटा पहले हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो आपको पता है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, 6, 8, 9, बहुत सारी है ऐसी। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं, दो संख्याएं होती हैं। एक होती है अभाज्य संख्या और दूसरी कौन सी होती है? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड बने। कितने गुणनखंड बने? केवल और केवल 2 गुणनखंड बने। केवल 2 गुणनखंड। केवल कितने गुणनखंड बनने चाहिए? 2। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 के गुणनखंड क्या बनेंगे? तो 2 किससे कटेगा? 1 से। और किससे? 2 से। फिर आपका आएगा 3। 2 के बाद आप क्या लेंगे? 3। तो 3 के क्या बनेंगे? 1 गुणा 3। 5 के 1 गुणा 5। 7 के, तो 7 के क्या होंगे? 1 गुणा 7। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड बने। और भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बने। 2 से कितने अधिक गुणनखंड बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 2 गुणनखंड। अगर केवल 2 गुणनखंड बनते हैं तो वो हमारी कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बने वे हमारी कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या। अब देखो 1, तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना क्या है? अभाज्य संख्या है। क्योंकि 1 का गुणनखंड कितना होता है? 1। 1 से ही कटता है, 1 से ही विभाजित होता है। तो इसलिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड बने? 2। तो भाज्य संख्या है। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बने वे
भाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड बने। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? हमारी 4 और अभाज्य सबसे छोटी 2। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे देखें तो हमें क्या दे रहा है पहले तो आपको दिया है, क्या दिया है? 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13। अब आप देखें इसमें क्या अवेयरनेस है, कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में? क्या है? 13। तो 13 हमने कॉमन लिया, 7 और 11 का गुणा करोगे 77 आ गए और यहां से हमने 13 लिया तो क्या बचा? 1। क्योंकि 13 के गुणनखंड क्या होते हैं? 13 गुणा 1। तो 13 आपने अवेयरनेस लिया यानी कॉमन, तो कितना आ गया? 13। और यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 1। अब देखो तो 13 77 और 1 कितना हो गया? 78। तो इनको आपको दिख रहा है कि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं। तो ये संख्या क्या है? ये भाज्य है। कैसी है ये? भाज्य है। अब दूसरा देखते हैं हम पुनः। अब आपको क्या दे रहा है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस क्या दे रहा है आपको? 5। अब आप देखें इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? तो आप देखिए क्या कॉमन है इसमें? तो इन दोनों में 5 कॉमन है। क्या है? 5। अब हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 7 और 6। तो 7 और 6 का गुणा आप करोगे तो कितना आएगा? 42। अब इन ये संख्या बची तो 4 × 12, 12 दूनी 24। तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 1008 आएगा। कितना आएगा? 1008 प्लस। अब यहाँ क्या है? 5 हमने कॉमन ले लिया और वाइनिस्ट ले लिया। अब देखो तो क्या बचेगा? 1। तो क्या आएगा आपके पास? 5 1008 और 1 तो कितना हो गया? 1009। गुणा 1 भी ले सकते हैं, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः यह संख्याएं ये दोनों अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। तो ये संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। तो 1.1 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो परीक्षा में आ सकते हैं वो हमने लिए और ये प्रश्न आपके आते ही आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। देखिए बच्चों, हम प्रश्नावली 1.2 के जो 2 टाइप के इसमें प्रश्न है तो आपको पता होना चाहिए कि √2, √3 और √5 ये सवाल एक ही मेथड के हैं और एक ही जैसे हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? इनके अंक बदलना है। तो देखिए हम √5 का कर रहे हैं। तो देखो प्रश्न क्रमांक 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना हमें क्या सिद्ध करना है कि जो √5 है वो कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 एक कैसी है, हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है। लेकिन बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए a/b बराबर हमने क्या लिया, √5। कितना लिया, √5। अब a बराबर हमें कितना दे रहा है, a बराबर, तो हमने इसका इससे गुणा कर दिया, तो a बराबर √5b। अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करोगे तो आपको पता है a² हो जाएगा, √5 आधे आधे कैसे हो जाएंगे, पूरे 5 हो जाएंगे, और b का स्क्वायर। तो इसको हमने समीकरण 1 माना। क्या माना, समीकरण 1। अब a², तो देखो हमें दिख रहा है कि a² 5 से विभाजित है। क्या है, a² किससे विभाजित है, 5 से है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। माना ये कोई एक संख्या है जो किससे विभाजित हो रही है, 5 से। इसके नीचे लाओगे तो a क्या है, कोई संख्या है 5 से विभाजित है, तो a भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखो यदि a बराबर हमने क्या माना, 5c, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक है। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से, तो देखो हमें a² बराबर कितना दे रहा है, 5b², लेकिन यहाँ कितना है, a है। तो a² का जो मान है वो हम a की जगह रख रहे हैं। तो एक देखो कितना रख रहे हैं, a² का मान 5b², तो a की जगह हमने क्या रखा, 5b²। जब हम 5b² रखेंगे तो आपको दिख रहा है ये a² का मान हमने रखा है a की जगह, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, c का c², 5 गुणा में तो भाग में आएंगे, 5 से हमने 25 को काटा, तो b² बराबर कितना आया, 5c²। अब देखिए बच्चों b² 5 से विभाजित है, तो b² अगर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जैसे मान लो हमने √2 का लिया, तो हमें क्या करना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो जैसे √2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √2 कर दिया, तो जहां आपको दिख रहा है √5 वहां क्या कर दो, √2, यहाँ कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के आप पूरा करोगे तो पूरा 2 हो गया, तो यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2, यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 2। अब देखो यहाँ कितना आएगा आपके पास, 2, यहाँ 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग 4, और यहाँ कितना रहेगा, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 2, यहाँ 2, यहाँ क्या कर दो आप, 2 कर दो, और यहाँ आपको क्या करना है, √2, और यहाँ क्या करना है, √2। तो ऐसे ही हम √3 का कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। तो देखिए बच्चों ऐसे ही आपको √3 का करना है। तो ये प्रश्न बोर्ड में आ सकते हैं, अच्छे प्रश्न है। देखिए बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक इसका जो दूसरा है उसको लिया है। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है। तो हमने माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। पहले इसको हम क्या गलत कल्पना करेंगे, फिर इसको सिद्ध करेंगे। तो जहां a और b क्या सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है,
तथा b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो हमने क्या लिया, 3 + 2 √5 बराबर a बटे b। अब देखिए 3 का हमने पक्षांतर किया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप 3 के नीचे 1 माना और इसका हमने क्या लिया, b का एलसीएम ले लिया। अब आपको पता है ये -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 का इससे गुणा होगा 3b, कितना हो जाएगा ये 3b। अब आप क्या करोगे, 3b हो गया ये, कितना हो गया 3b। अब देखो 2 गुणा में तो कहा जाएगा भाग में। अब इधर देखिए आप, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्या। और ये कैसी है, हमारी परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं बराबर हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, √5 बराबर नहीं है किसके, परिमेय संख्या के, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी किसके, अपरिमेय संख्या के। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी है, एक परिमेय। तो हमने क्या गलत कल्पना कर ली थी कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमें प्रश्न करना है। दूसरा भी सेम ऐसे ही करते हैं हम। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे का हम तीसरा वाला करने जा रहे हैं। तो देखो आपको क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 + 2 √2 अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना कि इसको पहले हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। जहां हमें वही लैंग्वेज लिखना है, ए और बी क्या सहभाज्य संख्या है तथा b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो 6 + √2 और बराबर में क्या रखेंगे, a बटे b। अब देखो 6 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपको दिख रहा है यहाँ ये कैसी है, अपरिमेय संख्या, और ये कैसी है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती, नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे √2 है वो इसके बराबर नहीं होगी, यानी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी किसके, परिमेय संख्या के। तो हम लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अगर आप लिखना चाहें तो और ले सकते हैं इसमें, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अब देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा, सिद्ध कीजिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, जहां ए और बी क्या सहभाज्य संख्या है तथा b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब देखो 7 कड़ी में कितना दे रहा है, √2 में 5 बराबर a बटे b। अब आप क्या करोगे, 7 को आप क्या ले जाओगे, गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो √5 बराबर नहीं है किसके, a बटे 7 b के। अब देखो क्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी। तो हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी किसके, परिमेय संख्या के, किसके, परिमेय संख्या के। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बेटा इस लेक्चर में हमने जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे तो वो प्रश्न आपके लिए हैं, और जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे या तो ये प्रश्न होंगे या इसी जैसे सिमिलर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से करके जाएं और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।